आई एम मोहम्मद अज़हरुद्दीन शेख फ्राम तालीम रोज़गार सेहत उर्दू मैगज़ीन औरंगाबाद। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था ज़कात के फ़ज़ाइल व मसाइल का पार्ट 1, जिसमें हमने कुछ लगभग 11 तक के मसाइल देखे थे। अब हम इस पार्ट में, और अगर आपने ना देखा हो तो हम उसे आप पहले देखें, हम एंड स्क्रीन में वो रख देंगे, तो वहाँ से आप उसे देखकर फिर वापस से आ सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट से भी जा सकते हैं। तो हम चालू करते हैं मसला नंबर 10 से ही, कि मसला नंबर 10 है कि जो रकम ज़कात की नीयत के बग़ैर अदा की जाए और जिसको दी जाए वो ख़र्च भी कर ले, अब अगर इस माल को ज़कात में शुमार किया जाए तो वो दुरुस्त नहीं और ज़कात अदा नहीं होगी। मसला नंबर 11 कि भाभी, भाई, भतीजा, बहन अगर वो साहब निसाब के मालिक नहीं है, मुस्तहिक़ भी है और उनका खाना पीना अलग हो, तो उन सब को ज़कात देना जायज़ है। यानी अगर किसी का भाई है, भाभी है, अगर वो अलग रहते, घर में नहीं रहते और वो उनका साहब निसाब नहीं है तो वो सारे जो है तो ज़कात के मुस्तहिक़ रहेंगे, उन सबको दे सकते हैं ज़कात। मसला नंबर 12 है कि अगर हुकूमत या बैंक वाले खातेदारों से उनकी इजाज़त से अगर असल रकम से ज़कात काट कर मुस्तहिक़ीन ज़कात को मालिकाना तौर पर देते हैं तो ज़कात अदा होगी, और अगर असल रकम से अदा करे लेकिन माल के इजाज़त के बग़ैर तो फिर ज़कात अदा नहीं होगी। मालिक को ज़कात अदा करना ज़रूरी है, और अगर वो हुकूमत या बैंक वाले असल रकम से नहीं बल्कि नफ़े के नाम पर जमा होने वाली सूद की रकम से ज़कात अदा करे तो ज़कात बिल्कुल अदा नहीं होगी, क्योंकि हराम रकम से ज़कात अदा नहीं होती। तो इस मसले को एक बार और दोहरा देते हैं कि अगर हुकूमत या बैंक वाले खातेदारों से उनकी इजाज़त से असल रकम से ज़कात काट कर मुस्तहिक़ीन ज़कात को मालिकाना तौर पे देते हैं। यानी कि अगर कोई बैंक है, अगर वो कहते हैं कि आपके अकाउंट से इजाज़त लेकर कहते हैं कि हम आपके अकाउंट से कुछ रकम निकाल लेते हैं 2.5% वगैरह के हिसाब से और मुस्तहिक़ीन को दे देते हैं, तो ज़कात ये अदा हो जाएंगी। बहुत सारे इस्लामी बैंक भी होते हैं, अलग अलग बैंक होते हैं, तो इस तरह से वो अदा हो जाएंगी। और अगर असल रकम से अदा करे लेकिन मालिक की इजाज़त नहीं ली गई तो फिर ज़कात अदा नहीं होंगी। मालिक को ज़कात अदा करना ज़रूरी है, और अगर हुकूमत या बैंक वाले असल रकम से नहीं बल्कि नफ़े के नाम पर जमा होने वाली सूद की रकम से ज़कात अदा करे तो ज़कात बिल्कुल अदा नहीं होगी, क्योंकि हराम रकम से ज़कात अदा नहीं होती। मसला नंबर 13 है कि बीवी को अगर शौहर ज़कात दे तो ये जायज़ नहीं है बिल्कुल भी। और मसला नंबर 14 है कि अगर बीवी साहब निसाब है तो ख़ुद बीवी को ज़कात अदा करना ज़रूरी है। यानी अगर बहुत सारे लोग ऐसे जॉब वगैरह करते हैं तो अगर वो साहब निसाब होते हैं तो बीवी को ख़ुद की ज़कात निकालना ज़रूरी है, शौहर पर ज़रूरी नहीं रहेगा कि वो उसकी ज़कात निकाले। और मसला नंबर 15 है कि प्राइज़ बॉन्ड की असल कीमत, यानी कि जिस रकम से प्राइज़ बॉन्ड ख़रीदा है वो निसाब के बराबर हो तो इस असली रकम पर ज़कात वाजिब है। और हर खुरा अंदाज़ी में नाम निकलने की सूरत में जो रकम ज़ायद मिलती है वो ना तो लेना जायज़ है और ना ही इस पर ज़कात है। जहाँ से लेता है वापस करे, वरना बग़ैर सवाब की नीयत के सदका कर देना ज़रूरी है। ये मसला नंबर 15 हम और एक मरतबा पढ़ते हैं कि अगर प्राइज़ बॉन्ड की अगर कोई ऐसी होती है कीमत जिससे प्राइज़ बॉन्ड ख़रीदा गया है, यानी कि बॉन्ड अगर जो ख़रीदा गया है प्राइज़ बॉन्ड वो निसाब के बराबर है, यानी उसकी वैल्यू अगर निसाब के बराबर हो रही है, तो इस असली रकम जो रहेगी तो उस पर ज़कात वाजिब रहेंगी। और हर खुरा अंदाज़ी में नाम निकलने की सूरत में जो रकम ज़ायद मिलती है, यानी कि अगर खुरा अंदाज़ी होती है अगर कोई, तो उसकी सूरत में ज़ायद रकम अगर निकल रही है तो वो लेना दुरुस्त नहीं है और ना ही इस पर ज़कात है। जहाँ से लिए है तो वहीं पर वापस कर देना है, या फिर बग़ैर सवाब की नीयत के सदका कर देना है। अगर ये फिर भी ना समझा हो तो आप उलमाओं से रुजू हो सकते हैं। मसला नंबर 16 है कि अगर कोई तिजारत की नीयत से प्लॉट ख़रीदे या ज़मीन ख़रीदे कि तिजारत करना है,
यानी फ़रोख्त करने की नीयत से, तो इस सूरत में इसकी कीमत से हर साल ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है और हर साल मार्केट में जो फ़रोख्त की कीमत होंगी उसका एतबार होगा। यानी कि अगर किसी ने प्लॉट लिया है कि इसे बेचना है बाद में, तो अगर बेचने की नीयत से अगर प्लॉट लिया हुआ है या फिर ज़मीन ख़रीदी गई है, तो हर साल उसका जो वैल्यू रह रहा है तो हर साल उस पर ज़कात लागू होती रहेंगी, उसकी ज़कात निकालना ज़रूरी है। मसलन एक प्लॉट 1 लाख में ख़रीदा था, साल मुकम्मल होने पर इसकी कीमत 5 लाख हो गई, यानी अब 1 लाख में ख़रीदा हुआ प्लॉट की कीमत होगी 5 लाख, तो ज़कात 5 लाख से देनी होगी। और अगर प्लॉट ज़ाती ज़रूरत के लिए ख़रीदा है, यानी अगर ऐसा इरादा था कि रहा जाएगा या फिर ज़ाती ज़रूरत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं रहेंगी। और अगर प्लॉट ख़रीदार रक़म को महफूज करने के लिए, तो उस सूरत में भी ज़कात हर साल वाजिब होगी। या फिर अगर कोई ख़रीदार ये सोचता है कि प्लॉट ख़रीद कर रक़म महफूज रहेंगी, कि मतलब पैसे हाथ से ना जाएंगे, वहाँ पर महफूज रहेंगे, तो उसकी नीयत यानी रहने की या ज़रूरत की नहीं थी, लेकिन उसका मकसद ये था कि पैसा वहाँ पर सेव रहे, तो उस पर भी ज़कात रहेंगी, वाजिब होंगी हर साल। मसला नंबर 17 है कि अगर प्लॉट ख़रीदते वक्त फ़रोख्त करने की नीयत नहीं थी, बाद में फ़रोख्त करने का इरादा हो गया, तो जब तक इसको फ़रोख्त नहीं किया जाएगा इस पर ज़कात वाजिब नहीं। यानी कि अगर कोई प्लॉट ले लिया है, ख़रीदते वक्त तो फ़रोख्त करने की नीयत नहीं थी, हो सकता है रहने की नीयत हो या ज़रूरत में लेने की, लेकिन बाद में फ़रोख्त करने का इरादा हो गया कि अब इसे फ़रोख्त कर दिया जाएगा, तो जब तक उसको फ़रोख्त नहीं किया जाएगा, फ़रोख्त होने तक उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। मज़ीद तफसीलात के लिए आप उलमा से रुजू हो। मसला नंबर 18 है कि अगर कोई शख्स साल के पूरे होने से पहले या साल मुकम्मिल होने के बाद थोड़ी थोड़ी करके ज़कात अदा करे, तब भी जायज़ है। यानी अगर कोई शख्स ऐसा है जिसके साल पूरा हो गया, तो वो साल पूरा होते होते या फिर आ रहा है, तो पहले या फिर बाद में थोड़ी थोड़ी करके अगर ज़कात अदा करना चाह रहा है तो भी वो कर सकता है। मसला नंबर 19 है कि अगर किसी आदमी ने कमेटी के तौर पर पैसे जमा करवाए हो और वो निसाब के बराबर भी हो, फिर इस आदमी पर किसी किस्म का क़र्ज़ वगैरह भी ना हो, तो इस महफूज शुदा पैसों की ज़कात अदा करना ज़रूरी होगी। और ज़कात अदा करते वक्त कमेटी की जमा शुदा रकम को असल माल और नकदी के साथ मिलाया जाएगा। इसे हम वापस पढ़ते हैं कि अगर किसी आदमी ने कमेटी के तौर पर कहीं पर पैसे जमा करवाए हैं, तो अगर वो निसाब के बराबर हो, उस पर ज़कात वाजिब होती हो और उस पर कोई किसी किस्म का ख़र्जा भी ना हो, तो इस महफूज किए हुए पैसों की उसको ज़कात अदा करनी होगी। और ज़कात अदा करते वक्त कमेटी की जमा शुदा रकम को असल माल और नकदी के साथ मिलाया जाएगा, यानी उसकी जो जमा नकदी है, नकद रकम वगैरह, वो सारी चीज़ों को जमा के साथ में मिलाकर कैलकुलेट किया जाएगा। मसला नंबर 20 है कि अगर कोई शख्स यूँ करता है कि वो इनकम टैक्स अदा करता है और फिर ये समझता है कि इनकम टैक्स के साथ साथ ज़कात अदा भी हो गई, तो इसकी सोच गलत है बिल्कुल भी, क्योंकि इनकम टैक्स मिल्की ज़रूरियात के लिए गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर है, जबकि ज़कात एक मुसलमान के लिए फ़रीज़ा है और खुदाबंदी और इबादत भी है। फ़रीज़ा है खुदाबंदी और इबादत, तो इनकम टैक्स अदा करने से ज़कात अदा नहीं होती, बल्कि ज़कात का अलग अदा करना फ़र्ज़ है। यानी अगर कोई मान लीजिए किसी शख्स ने सोचा कि इनकम टैक्स मैंने दे दिया हूँ, तो इसमें से बहुत सारी रकम गई है इनकम टैक्स में, तो हत्ता कि ऐसा वो कंसिडर कर रहा है कि मेरी ज़कात अदा हो जाएंगी या फिर उसमें से इतना वैल्यू गया है, तो इस तरह से उसकी सोच गलत है। इनकम टैक्स एक माली प्रॉपर्टी के मिल्की एतबार से होती है, तो उस पर जो है तो ज़कात के हिसाब से उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ज़कात अलग से निकालना होगी, क्योंकि ज़कात मुसलमान का फ़रीज़ा है और फ़रीज़ा खुदाबंदी है और इबादत भी है एक हिसाब से। तो इस तरह से ये कुछ मसाइल थे जो हमने आप तक लेकर आए हैं। मज़ीद अगर किसी के कोई मसाइल हो तो अपने उलमाओं से रुजू करें, और ये जो मसाइल के हिसाब से अगर कोई और मसाइल भी रहे तो आप उलमाओं से रुजू करके ही, और अगर किसी को डाउट हो रहा है तो वो डाउट भी अगर हो तो उलमाओं से रुजू करके उसे क्लियर करें। ये हमने आप तक ऐसा नहीं है कि हम कोई इस तरह से कोई उलमाओं की नीयत से ये बताया गया है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी ताकि ये आसानी से आप तक पहुँचे, तो हमने इसे बताया है। बाकी आप इसे एक मरतबा अगर चाहे तो तहक़ीक़ कर ले, उलमाओं से पूछ ले और उसके बाद अपनी ज़कात अदा करे। अल्लाह ताला हम सारे मुसलमानों की ज़कात निकालने के
असबाब करे और हमें कंजूसी से बचाए और हमारे ज़कातों को सदक़ात को कबूल करे। आमीन।